हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का नाम क्या है तो कहोगे सर शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अच्छा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो पेपर सेकंड का पूरा नाम क्या हुआ तो शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। देखो मेरे भाई, ये आपका थर्ड क्लास है। इसके पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्लास में हम लोग मेरे भाई इस पेपर के सिलेबस को डिस्कस किए थे और सेकंड पेपर में हम लोग शैक्षिक तकनीकी को डिस्कस किए थे, जो कि आपकी फर्स्ट टॉपिक थी। और आज की ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की टॉपिक जो है मेरे भाई वो है अभिक्रमित अधिगम, यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, हर साल आपकी एग्जाम में पूछता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे लेक्चर को पेशेंस के साथ मेरे भाई और एक साथ देखिएगा। ये नहीं कि 10 मिनट देखिए फिर स्किप करके फिर कभी देख लिए, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। अपना 100% दे के समझाने जा रहा हूं, तो पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो अभिक्रमित अधिगम को हम लोग समझेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे भाई ये क्लास जो है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए तो है। उसके साथ साथ यदि आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या आपके यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है या फिर ईयरली एग्जाम होता है और आपके पेपर का नाम शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी है, तब भी इस क्लास को आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी हो वो अभिक्रमित अधिगम नहीं बदलेगा, वो तो सेम रहेगा ना। तो आओ बिल्कुल पेशेंस के साथ ईमानदारी पूर्वक मेरे भाई एक एक पॉइंट को समझेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि अभिक्रमित अधिगम क्या होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग अभिक्रमित अधिगम के मेरे भाई या फिर अभिक्रमित अधिगम या फिर अभिक्रमित, इसे अनुदेशन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या फिर प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके टाइप्स को समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे, और मेरे भाई तरह जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक बन सकती हैं सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि पूरे लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि कल मैं टेलीग्राम पे डाला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है। कहोगे सर जी इतना काहे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन पता है क्या है? क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, थोड़ी सी क्लास देखने के बाद स्किप करके, और मेरे भाई उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, और हम लोग का पूरी रात जग जग के मेरे भाई पीडीएफ मेंटेन करते हैं ताकि बच्चों को कितना इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ा पाएं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि चीजें आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जितने ही बच्चे हो सब मेरे भाई पेशेंस के साथ देखिएगा। आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन या फिर मेरे भाई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है। अभी मैं इसे व्यवहारिक लैंग्वेज में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसे पढ़ो, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। देखो, अभिक्रमित अनुदेशन शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार व्यवस्थित अथवा श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है जिसके सहारे अधिगमकर्ता, और अधिगमकर्ता को यानी सीखने वाला जो होता है उसी को अधिगमकर्ता कहते हैं। तो जिसके सहारे अधिगमकर्ता जहां तक जानता है उसके आगे के अज्ञान एवं नवीन ज्ञान को स्वयं ही सीख सके। कहोगे सर जी बात तो सही है, थोड़ा सा इसे व्यवहारिक लैंग्वेज बताओ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आ जाओ भैया, व्यवहारिक में बताता हूं। देखो यहाँ एक तो शब्द भाई आया है ना, प्रोग्राम्ड। अभी अगर अभिक्रमित ना समझ पाओ तो थोड़ा सा अंग्रेजिया में समझो। प्रोग्राम्ड कहते हैं ना कि अरे वहां तो प्रोग्राम हो रहा है, यानी प्रोग्राम का मतलब आप वहां जाओगे, वहां पे मंच सजा मिलेगा। अच्छा ध्यान से सुनो, आ जाओ पहले व्यवहारिक बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, हम कहीं जाते हैं ब्याह शादी में, तो कैसे कहते हैं अरे भैया यहाँ का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। हमारे भैया ब्याह शादी में जाने से पहले ही तो प्रोग्राम वहां फिक्स रहता है कि भैया यहाँ जयमाल होगा और यहाँ मंडप लगेगा, यहाँ पंडित जी बैठेंगे, यहाँ दुल्हन दुल्हा बैठेंगे, बर बधू बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो पहले से प्रोग्राम डिजाइन रहता है कि नहीं रहता। उसी प्रकार मेरे भाई एक बालक के सामने पहले से ही हम कुछ शिक्षण सामग्रियां यानी प्रोग्राम के माध्यम से छोटे छोटे पदों के माध्यम से उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। वही तो है अभिक्रमित अनुदेशन। उम्मीद करते इतना समझे होंगे मेरे भाई। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये पहले से डिजाइन रहता है बच्चों के सामने प्रदर्शित करने के लिए छोटे छोटे पदों में। अभी कहोगे सर जी छोटे छोटे पदों का नाम क्यों ले रहे हो, तो जब इसके टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे ना मेरे भाई कि अभी इसके टाइप्स जितने भी टाइप्स आते हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इन सब पॉइंटों को। तो एक बार क्लास शुरू होने तो सारी चीजें अभी और क्लियर होंगी। तो अभी उम्मीद करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन समझ गए होंगे क्या होता होगा कि मेरे भाई अभिक्रमित अनुदेशन में हम किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में मेरे भाई तोड़कर बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं और बच्चे उसे स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई सीखते हुए मेरे भाई अपने एंडिंग बिहेवियर यानी अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाते हैं।
ये तो हुआ भैया कॉन्सेप्ट। अभी चीज़ें आगे समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ, देखो अपना 100% दे रहा हूँ, अपना फुल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम लर्निंग आप समझ जाओ। मेरे भाई जो बच्चे आगे एमएड करेंगे या फिर सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और एमएड का तो मेरे एक तो सिलेबस ही ये है, तो जो बच्चे आगे की पढ़ाई करेंगे उनके लिए समझो एक तो मेरे भाई बेसिक तैयार हो रहा है। तो पूरी क्लास को थोड़ा सा देखेगा और मेरी जितना मेहनत हुई है मेरे भाई उसको थोड़ा सा सार्थक वे में आप यूज करो। चलो अच्छा, दूसरे शब्दों में मेरे भाई प्रोग्राम लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है कि जिससे अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच जाए। हम मेरे भाई जो भी शिक्षण सामग्रियां हैं उनको इस प्रकार से नियोजित और संगठित करते हैं छोटे छोटे भागों में कि हमारा जो लास्ट में शिक्षण उद्देश्य है वहां तक बच्चा पहुंच जाए। ये तो हुआ मेरे भाई इसका कॉन्सेप्ट। अभी आ जाओ थोड़ा सा हम लोग इसकी डिफिनेशन समझते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। और आपके बीएड में मेरे भाई हर साल ये पूछता है, जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। तो आपका अभी जो बच्चे यहाँ रेगुलर क्लास ले रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जा रहा है। ठीक है, चलो अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ परिभाषाएं समझो। उसके पहले ये समझो कि अभिक्रमित अनुदेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा भैया, अभिक्रमित और अनुदेशन। ठीक है, यानी प्रोग्राम्ड और इंस्ट्रक्शन से मिलके मेरे भाई बना है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये तो कॉमन सी सेंस है। उसके बाद देखो अभिक्रमित का अर्थ होता है क्रमवार, तार्किक रूप में, क्रम बाई क्रम। ठीक है, क्रम बाई क्रम होता है अभिक्रमित का अर्थ। और अनुदेशन का अर्थ होता है निश्चित निर्देश। इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है, कहते हैं ना कि हम कहीं जा रहे होते तो हमको कोई मम्मी पापा पहले से इंस्ट्रक्शन देते थे कि कौनो गलत काम मत करना, किसी के साथ मारपीट मत करना। तो यही तो है अनुदेशन, यानी एक निश्चित निर्देश दे दिया जाता है। तो दोनों को मेरे भाई अगर हम मिला के कहें तो इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ हुआ तार्किक क्रम में व्यवस्थित निश्चित निर्देश जो छात्र को दिए जाते हैं। यानी अभिक्रमित अनुदेशन में हम मेरे भाई जो भी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो उसमें जो भी हम प्रयोग करेंगे शिक्षण सामग्री का, उनका एक तो क्रम होगा। ठीक है, वो मेरे भाई व्यवस्थित क्रम में बच्चों के सामने प्रदर्शित की जाएंगी। अभी कौन कौन से क्रम आएंगे वो भी आगे डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा चीजें समझ लो। अच्छा एक बात बताओ कि अभी अभिक्रमित अनुदेशन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक डिफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा और समझो, गुलाटी और गुलाटी साहब क्या कहते हैं। वैसे इसकी बहुत सारी डिफिनेशन बहुत मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, जो मेरे भाई सबसे सटीक डिफिनेशन है वो यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट की गई है। देखो अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने की ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहता है। अभी समझाऊंगा कि विद्यार्थी सक्रिय कैसे रहता है और स्वयं अपनी गति से आगे बढ़ता है और उसे तत्काल ही परिणामों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अध्यापक सशरीर उपस्थित नहीं रहता। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो एक तो पॉइंट आई है, अध्यापक सशरीर उपस्थित नहीं रहता, यानी क्लास में टीचर आपका उपस्थित नहीं रहता मेरे भाई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में या फिर अभिक्रमित अधिगम में। देखो आपके सामने मान लो एक तो यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन कर दिया गया। मान लो कि बच्चों के सामने कोई लाइट के चैप्टर का, वहाँ पे मेरे भाई क्रम बाई क्रम आपके सामने क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आप एक क्वेश्चन को सही किए, फिर मेरे भाई जैसे क्वेश्चन को सही किए आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले गए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही किए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले गए। ये बताओ कि यहाँ पे अध्यापक की जरूरत पड़ी, कहोगे सर जी नहीं पड़ी। तो अध्यापक सशरीर यहाँ पे उपस्थित नहीं रहता। और देखो जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग में मेरे भाई अगर विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाएंगे तो क्या बताओ वो ऑप्शन टिक कर पाएंगे, वो अगले स्टेप पे जा पाएंगे, कहोगे सर जी नहीं जा पाएंगे। तो यानी मेरे भाई इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। अब नोट पॉइंट में जो मेरे भाई नोट पॉइंट करके लिखा है इससे प्यारी सी डिफिनेशन समझो, या फिर मेरे भाई ये इस तरीके से इसके कैरेक्टर इससे समझो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन तार्किक क्रम में व्यवस्थित वह गुणवत्तापूर्ण निर्देश है जिन्हें छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मेरे भाई एक क्रम व्यवस्था में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अभिक्रमित अनुदेशन को। वास्तव में अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षा तकनीकी में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का सीधा अनुप्रयोग है। ठीक है, जितने भी मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना सिद्धांत दिया है उनका निष्कर्ष रूप निकाले तो मेरे भाई अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ में उसका अर्थ निकलेगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब हम अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को समझेंगे। अब मेरे भाई आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
अभी आ जाओ, एक बात और मैं समझाऊं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का ये टॉपिक नहीं है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका मेरे भाई कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है। अभी मैं इसको चलो अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा तोड़ तोड़ के, ठीक है। देखो, अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा, यानी अभिक्रमित अनुदेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। मान लो अभी मैं क्या एग्जाम्पल दूं, हाँ बस आ जाओ एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। अभी मान लो मैं मेरे भाई एक बच्चे को टेबल सिखाना है, एक बच्चे को टेबल सिखाना, और हम अभी ये जाने हैं कि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, जो इंस्ट्रक्शन जो मेरे भाई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, उसमें अध्यापक जो है वो सशरीर उपस्थित नहीं रहता, आपके मेरे भाई प्रोग्राम डिजाइन कर दिया जाता है। तो प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया जाएगा, सबसे पहले मेरे भाई इसको कई फ्रेमों में बांटा जाएगा, कई क्रमों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले में मेरे भाई बच्चों को गिनती सिखाई जाएगी, बच्चे मेरे भाई गिनती सीखेंगे। सेकंड में बच्चे मल्टीप्लाई सीखेंगे, और थर्ड मेरे भाई फ्रेम में बच्चे मल्टीप्लाई करके मेरे भाई कि टेबल सीख जाएंगे। ये होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसमें जितने भी मेरे भाई हमारी शिक्षण सामग्रियां होती हैं, पाठ्य विषय वस्तु होते हैं, उनको छोटे छोटे क्रम में बांट दिया जाता है, उसके बाद बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद करते हैं भैया इतना समझ गए होंगे। अब इसकी विशेषताओं को समझेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को समझते हैं। देखो, कुछ बच्चों का डाउट रहता है, कुछ बच्चे की शिकायत रहती है सर क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मेरे भाई अगर आप द परफेक्ट स्टडी की थोड़ी सी बात मानो ना, तो आप यदि टीचर बनने जा रहे हो तो अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर लो यार। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मिनट की क्लास अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो मेरे भाई आगे की पढ़ाई कैसे कर पाओगे। तो जो क्लास जाती है ये समझो कि द परफेक्ट स्टडी, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अपना 100% झोंक देता हूँ आपके लिए। तो बस आप क्या किया करो, जब भी आपको टाइम मिला करे पूरी क्लास देखा करो। ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कभी अगर मान लो कि अभी बीएड वाले बच्चों को ही आप कभी भविष्य में पढ़ाना प्रारंभ कर दिए तो ये सब एग्जाम्पल आपको काम देंगे, ठीक है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के। तो आओ एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बस आप पेशेंस के साथ एक एक चीजों को समझिएगा और आपकी सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगी। अभी तक अगर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्ड लर्निंग नहीं समझे हो तो इसकी विशेषताओं से समझ लो। देखो, अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती और एक समय में केवल एक ही व्यक्ति ही सीख सकता है, ठीक है। अब मान लो मेरे भाई देखो, प्रोग्राम्ड जो लर्निंग होता है वो तो एक साथ कई बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन मेरे भाई जब बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें केवल एक ही बच्चा तो होता है। तो यही फर्स्ट पॉइंट कहने का अर्थ है कि एक समय में केवल एक ही बच्चा सीखता है। अब देखो अगला पॉइंट समझो, अभिक्रमित पाठ्य सामग्री छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। अभी ऊपर यही सब चीजें बता रहा था ना कि मेरे भाई प्रोग्राम्ड लर्निंग जो होता है उसमें जो भी हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, पाठ्य विषय वस्तुएं होती हैं, उन्हें छोटे छोटे भागों में हम बांट देते हैं ना। तो वही तो मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहा है, विशेषताओं में। आ जाओ थर्ड पॉइंट को समझो, अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। इस पॉइंट को यहां नहीं समझाऊंगा। देखो भैया, इस पॉइंट को यहां नहीं समझाओगे, कहोगे सर जी काहे नहीं समझाओगे। अभी नीचे एक पॉइंट लेके आऊंगा, फिर इस पॉइंट में पे मैं आऊंगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़े रहते हैं। इसको दिमाग के बना के रखो कि सर अभी से नहीं समझा रहे हैं, अभी नीचे इसको बताऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ध्यान से सुनना, छात्रों को तत्काल उनकी प्रगति के विषय में सूचना मिल जाती है कि उनका प्रयास सही था या गलत। इस प्रकार तत्काल पृष्ठपोषण उन्हें मिलता है। अभी एक बात बताऊं, देखो मेरे भाई, छोटे छोटे क्रम में बांटने का अर्थ है ना कि यहाँ पे अगर मान लो कि बच्चों को अभी मैं कि यहाँ पे गिनती यहाँ पे 1 2 3 गिनती लिख दिया। अब बच्चों को उनके सामने प्रदर्शित, मान लो यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन कर दिया कि ये गिनती है 1 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों के सामने ये प्रदर्शित किया और बच्चे इसे देखते ही पढ़ लिए कि भैया ये 1 लिखा है, 1 2 लिखा है, 1 3 लिखा है। अब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इस तरीके से तैयार किया गया, प्रोग्राम लर्निंग, कि बच्चों को तुरंत फीडबैक भी दे दिया जाए कि हाँ वो 1 को 1 ही पढ़ा है, 2 को 2 पढ़ा है, 3 को 3 पढ़ा है। तो उनको एक तरीके से फीडबैक मिल जाएगा, फिर वो अगली लाइन पे पहुंच जाएंगे और मेरे भाई 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, उन्हें पृष्ठपोषण मिलेगा, फिर वो आगे की प्रक्रिया पे चल जाएंगे। तो मेरे भाई ये है प्रोग्राम लर्निंग, यानी मेरे भाई कहने का मतलब है कि इसमें आपको तत्काल फीडबैक मिल जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे पृष्ठपोषण में कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी पृष्ठपोषण का मतलब क्या होता है। तो भैया पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक।
ठीक है। फीडबैक जैसे हम अमेजोन से कोई सामान मंगाते हैं तो फीडबैक देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मेरे भाई जैसे अभी द परफेक्ट स्टडी की क्लास अपलोड होती है कोई, या फिर आप पढ़ते हो, उसके बाद जब क्लास समाप्त हो जाती है लास्ट में आप फीडबैक देते हो कि सर जी क्लास अच्छी थी, समझ में आया, तरह तरह के कमेंट आते हैं, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं अच्छा भी लगता है, मैं पढ़ता भी हूँ। तो क्या होता है, वो फीडबैक ही तो है। तो मेरे भाई तत्काल आप जो भी कुछ सीखते हो उसका तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है। ये फोर्थ पॉइंट कहते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट को समझो क्या है। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। कहोगे सर जी इस पॉइंट को अभी समझाओ। लो भैया समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से सुनना। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। एक ठो मेरे भाई प्रोग्राम डिजाइन कर दिया गया है, वहाँ एक ठो मेरे भाई स्टूडेंट को या फिर छात्र एवं छात्राएं को बैठा दिया गया है, और यहाँ पे अगर मान लो कोई बालक है उसका IQ मान लो 90 है, वो कोई चीज़ धीरे सीख रहा है, तो उसको एक सिस्टम दे दिया गया है और उस सिस्टम पे अपना धीरे धीरे वो सीख रहा है। तो मेरे भाई इसमें क्या कह रहा है, छात्रों के अपने गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर मिलते हैं। ये नहीं ना कि क्लास में लगातार अध्यापक साहब लिखाते जा रहे हैं, सभी बच्चों को एक साथ सीखना है, नहीं। यहाँ पे बच्चा अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे सीख सकता है। तो मेरे भाई इस पॉइंट का ये कहने का अर्थ है। आ जाओ 6 पॉइंट पे चलते हैं। अभिक्रमित सामग्री पूर्ण परिचित तथा वैध होती है। मेरे भाई जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है वो मेरे भाई पूर्ण वैलिड होता है, पूर्ण मेरे भाई टेस्टिंग होता है, ये कहने का इसका अर्थ है। उसके बाद छात्र की प्रत्येक अनुक्रियाएं उसे एक नया ज्ञान प्रदान करती है। मेरे भाई देखो जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम लर्निंग है, वो करके सीखने पर आधारित है। जो छात्र होते हैं वो स्वयं करके सीखते हैं। तो मेरे भाई जब कोई भी व्यक्ति कुछ करके सीखता है तो वो नए नए ज्ञान की प्राप्ति करता है। जैसे अभी ध्यान से सुनना, अगर आपको इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ व्यवहारिक लैंग्वेज में। अगर मैं आपको कह दूं कि भैया एक काम करो, आप जौनपुर, गाजीपुर या फिर आजमगढ़ जहां से भी हो वहां से निकल के आप दिल्ली जाओ बिना आपको कोई दिशा दिए हुए, तो आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाओगे या फिर बस स्टेशन जाओगे, ठीक है। उसके बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाने के बाद आप टिकट कटाओगे, फिर आगे जाओगे। तो नए नए ज्ञान की प्राप्ति हुई ना हुई, तो प्रत्येक छात्र अनुक्रिया से उसे नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें मेरे भाई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। उम्मीद करते हैं 7 पॉइंट भी आप समझोगे। देखो अब एक चीज बताऊं, देखो अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को मैं 3 से 4 पॉइंट भी सेलेक्ट करता तब भी आपका काम चल जाता, लेकिन नहीं। मेरा ये मानना है ना, क्लास भले लंबी हो जाए पर आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। क्योंकि अगर ये होता है ना, जैसे अभी घर में अगर आप कोई कि मान लो माता बहन या फिर जो भी हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे माता बहन या फिर आपको कभी कभी पुरुष भी खाना बनाते हैं रूम लेके, तो अगर आप दाल में नमक नहीं डालते, दाल में हल्दी नहीं डाले, तो उसका मज़ा रह जाएगा, नहीं मज़ा रह जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको सभी कंटेंट न दूं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं अंदर मन खटकता है कि अरे ये तो छूट गया। तो इसीलिए मेरे भाई हर कंटेंट को मैं यूज करता हूं ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। चलो इस प्रकार से इसे समझते हैं। अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। अभी आप अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं से ये समझ गए होंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन आखिर होता क्या है, तो ठीक है। तो इसकी विशेषताओं को समझ गए, इसकी परिभाषा को समझ गए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब इसके सिद्धांत को समझते हैं। टॉपिक नई है, अगर थोड़ा सा मेरे भाई ना समझ में आए तो एक बार लेक्चर को और देखिएगा, उसके बाद सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अभिक्रमित अनुदेशन के वर्तमान जन्मदाता BF स्किनर साहब हैं, और स्किनर साहब का मेरे भाई नाम किस पे प्रयोग किए थे, तो कहोगे सर जी कबूतरों पे अपना प्रयोग किए थे। और इनका सिद्धांत क्या कहलाता, पुनर्बलन का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इनका कहलाता है ना मेरे भाई। तो यही तो BF स्किनर है। तो मेरे भाई अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो पुनर्बलन पर आधारित है। कहोगे सर जी क्या नया बवाल बता दिए। आ जाओ, ये बवाल को पहले मेरे भाई क्लियर ही करता हूं। जो अभिक्रमित अनुदेशन है ना, ये पुनर्बलन पर आधारित है। आप किसी कार्य को कंप्लीट कर रहे हो, यदि मेरे भाई वो कार्य सही है तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और आप मेरे भाई नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। अगर किसी कार्य को किए और मेरे भाई कार्य गलत हो गया तो आपको क्या होगा मेरे भाई, नेगेटिव फीड मिलेगा और आप क्या करोगे, उस काम को करने से बचोगे। तो ये पुनर्बलन पर आधारित है मेरे भाई अभिक्रमित अनुदेशन। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। और आपकी स्किनर साहब भी पुनर्बलन पर कार्य जोड़ देते हैं, क्योंकि जो मेरे भाई जैसे ही पिंजड़ा खुलता था मेरे भाई चिड़िया चोंच मारती थी लाल पीले बटन पे और दाना गिरना प्रारंभ होता था और वो पा जाती थी। तो पुनर्बलन पर आधारित था ना ये। दोबारा उसको भूख लगती थी तो मेरे भाई वो सही बटन पे ही चोंच मारती थी और उसको दाना मिल जाता था कबूतर को। तो इस प्रकार से पुनर्बलन पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन है। कभी कभी सीटेट में पूछता भी है कि अभिक्रमित का आधार क्या है, तो मेरे
भाई पुनर्बलन। ठीक है, इस प्रकार से इसे समझते रहना। कहोगे सर जी अब अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत बताओ। आ जाओ मेरे भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्कुल पेशेंस के साथ। सबसे पहले लघु पद का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। देखो ध्यान से सुनना, अभिक्रमित अनुदेशन जब मेरे भाई एक तरीके से हम डिजाइन करते हैं या फिर उसका जो सिद्धांत है उसमें जो भी विषय वस्तु रहती हैं उनको छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड करके बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, इसमें जितने भी छात्र रहते हैं वो मेरे भाई सब के सब एक्टिव रहते हैं और एक्टिव प्रक्रिया में मेरे भाई अपने की अधिगम को प्राप्त करते हैं। पृष्ठपोषण का सिद्धांत, जैसे ही आप कोई कार्य करते हो तुरंत आपको फीडबैक दिया जाता है, ये पृष्ठपोषण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, उसके बाद स्वगति का सिद्धांत, इसको तो आप समझ गए होंगे, नाम से पता चल गया स्वगति, यानी जो भी छात्र होते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्ड लर्निंग में अपने गति के अनुसार आगे सीखते हुए बढ़ते हैं। उसके बाद स्व परीक्षण का सिद्धांत, मेरे भाई इसमें जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं कि उनका जो कि मेरे भाई जो भी वो ऑप्शन टिक किए हैं या फिर जो भी वो प्रश्न का उत्तर दिए हैं वो सही है या गलत है, तो यानी ये स्व परीक्षण का सिद्धांत करते हैं, सेल्फ टेस्टिंग इसमें करते हैं। उसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत, जैसे ही मेरे भाई पुनर्बलन का सिद्धांत और मेरे भाई मुझे लगता है कि जो कि प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन दोनों एक तरीके से एक ही हैं, कि जैसे ही आप कोई मेरे डिसीजन लेते हो आपको सही गलत का यहाँ पे मेरे भाई रिजल्ट बता दिया जाता है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हो। ये मेरे भाई आपके जो कि हो गए अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। अब जो कि आगे चीज़ों को हम पढ़ते हैं, एक बार मैं इसको और रिवीजन कराता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लघु पद का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, जितने भी आपके विषय वस्तु रहते हैं सबको छोटे छोटे क्रमों में बांट के बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। अभी आप कह रहे हो ना कि सर छोटे छोटे क्रमों में बांट के क्यों बार बार कह रहे हो, अभी नीचे बताऊंगा कैसे उसको बांटना है। ठीक है, जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे उसको हम बताऊंगा। उसके बाद सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, जितने भी यहाँ पे छात्र रहते हैं वो सब मेरे भाई अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसके बाद पृष्ठपोषण का सिद्धांत, आप जैसे भी कोई अनुक्रिया करते हो, जो क्रिया करते हो, आपको तुरंत मेरे भाई फीडबैक दिया जाता है कि आपके आंसर सही हैं या फिर गलत हैं। उसके बाद स्वगति का सिद्धांत, जो भी यहाँ पे छात्र रहते हैं अपने गति के अनुसार आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनके को मानसिक स्तर पे कोई ना कोई तो भिन्नता होती है, तो अपने गति के अनुसार वो आगे सीखते हैं। उसके बाद स्वपरीक्षण, इसमें बालक मेरे भाई अपना आकलन अपना मूल्यांकन स्वयं कर लेता है। उसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत, अगर बालक का आंसर सही है तो मेरे भाई उसको पॉजिटिव पुनर्बलन या फिर पॉजिटिव री इन्फॉर्मेशन मिलता है, या फिर अगर मेरे भाई आंसर उसका निगेटिव है तो उसको मेरे भाई निगेटिव री इन्फॉर्मेशन मिलता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब चीज़ों को हम लोग आगे समझते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ क्या हो, एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसको समझ लो। उसके बाद हम टाइप्स पे चलेंगे। देखो इसके बाद हम इसकी मेरे भाई सीमाओं को समझेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स पे चलेंगे। देखो अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ पहले समझो। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र सतत सक्रिय रहते हैं। देखो एक बात बताऊं, अभी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करूं, जो आप एग्जाम में कॉपियाँ लिखते हो, इसके पहले भी मैंने ये बताया था, जो मेरे भाई विशेषताएं होती हैं ना, उसमें कुछ पॉइंटें लाभ में भी एडवांटेज में भी मिलते हैं। तो अगर आपको ये नहीं कि विशेषताओं को भी याद करो और उसके बाद मेरे भाई आप जो कि इसके लाभ को एडवांटेज को भी याद करो, नहीं, कुछ पॉइंटें अपने हिसाब से बना के इसको मेरे भाई जो कॉमन है उनको निकाल लिया करो। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन के जो लाभ है, सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र सतत सक्रिय होते हैं। आप छात्र अगर करके सीख रहे हैं तो वो सक्रिय तो होंगे ही होंगे। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है, छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अगर बालक कुछ कर रहा है, कोई मेरे भाई ऑप्शन अपने आप से टिक कर रहा है, कोई उत्तर अपने आप दे रहा है, तो उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, जो कि हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि बालक को करके सीखने पर मेरे भाई जोर दिया जाना चाहिए। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के कारण बच्चों की अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन होता है उसका स्तर उच्च रहता है। ये मेरे भाई हम लोग इसको समझे आगे वाली लाइन में। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट को समझो, इसके लाभ को हम समझ रहे हैं। इसमें छात्रों में स्व अध्याय की आदत का विकास हो जाता है। छात्र जो भी उत्तर देता है, पढ़ के उत्तर देता है, तो उसमें मेरे भाई सेल्फ स्टडी या फिर सेल्फ लर्निंग का डेवलपमेंट होता है, उसके हैबिट का। उसके बाद छात्रों की रुचि बनी रहती है। अभी व्याख्यान विधि दी जाए छोटे छोटे बच्चों को तो क्या करेंगे मेरे भाई, पीछे सोने लगेंगे। अभी बालक कुछ करके सीख रहे हैं, नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इसमें छात्रों की तो रुचि बनी रहेगी, वो सक्रिय रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद देखो इतने पॉइंट को डिस्कस करने के पीछे रीजन ये है ना कि मेरे भाई आप एग्जाम में कम से कम 8-10 पॉइंट तो लिख ही लो। इसके बाद इसमें अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र स्वतः ही अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं कंपलसरी है कि अध्यापक का क्लास में होना
होना ही जरूरी है, क्योंकि आपका प्रोग्राम पहले से डिजाइन है, वो बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, छात्र खुद करके सीख रहे हैं, अध्यापक की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ये ऊपर हमने डिस्कस किया ही किया है। उसके बाद इस विधि में छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। ये मेरे भाई हम लोग ऊपर सिद्धांत में भी डिस्कस किए थे कि जो भी जितने भी इसमें कि छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, वो अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने मानसिक स्तर के अनुसार मेरे भाई वो आगे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कक्षा शिक्षण की तरह हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने की समस्या भी नहीं रहती। एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया गया, उसके सामने एक बालक को बैठा दिया गया, यहाँ पे एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया गया, उसके सामने एक बालक को बैठा दिया गया। अब ये नहीं रहता कि इसको भी ध्यान दो, इसको भी ध्यान दो, नहीं, वो अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों को आगे सीखते रहते हैं। उसके बाद देखो जो मेरे भाई 10 पॉइंट है, इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा मेरे भाई बेसिक समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों में रचनात्मक चिंतन, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विभेदीकरण योग्यता, तत्काल निर्णय लेने की योग्यता, तुरंत उत्तर देने की क्षमता आदि को विकसित करने में सहायता देते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो केवल 10 पॉइंट को मेरे भाई तोड़ तोड़ को भी लिख दोगे ना, तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर पूछ दिया अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं लिखो, तो 1 पॉइंट पहले ये लिखिएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों में रचनात्मक चिंतन का विकास होता है, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र में तर्क शक्ति का विकास होता है, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र में विचार शक्ति का विकास होता है, अभिक्रमित अनुदेशन में बच्चों में विभेदीकरण का विकास होता है, तत्काल निर्णय लेना, क्योंकि आपको आंसर टिक करना है ना, तुरंत तो आंसर आप तुरंत तो मेरे भाई निर्णय लोगे ना, तो इस प्रकार से चाहोगे तो इसमें से 10-15 पॉइंट आप बना के लिख दोगे। ये मेरे भाई 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इसकी विशेषताओं को भी समझे होंगे। अब कहते हैं कि हर जितनी भी कोई चीज़ अगर सुंदर है, अच्छी है, तो उसकी कुछ न कुछ नाकामियां भी होती हैं। जैसे अभी देखो मेरे भाई आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो उसकी मेरे भाई विशेषताएं भी हैं और उसकी डीमेरिट भी हैं ना। तो इसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं, उनको भी समझो। अब हर कोई चीज़ अच्छी नहीं ना हो सकती, तो इसकी सीमाएँ क्या, इसको समझो। तो अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया को, स्वाभाविकता को समाप्त कर उसे यांत्रिक प्रक्रिया दे देती है। छात्र न रहकर मशीन पुर्जे बनकर रह जाते हैं। कहोगे सर जी बात तो आपकी कहीं ना कहीं सही है। अगर बच्चों के सामने एक अध्यापक ना हो, एक ठो खाली प्रोग्राम उसके सामने दे दिया जाए, तो एक मशीन की तरह व्यवहार करेंगे, उनमें सामाजिकता, उसमें मेरे भाई नैतिक मूल्यों का विकास तो होगा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होने जा रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन को व्यक्तिगत अनुदेशन की एक तकनीक माना गया है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो व्यक्तिगत अनुदेशन यानी एक एक व्यक्ति को सिखाता है ये, परंतु वास्तव में यह ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि हर छात्र को अधिगम में अपनी अपनी गति से आगे बढ़ना होता है। अधिगम सामग्री तो हर छात्र के लिए एक सी होती है ना। जो आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो, मान लो आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, तो जब आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो 40 बच्चों के लिए अलग अलग नहीं डिजाइन करते हो, एक कई प्रोग्राम डिजाइन करते हो, सभी बच्चों के सामने अलग अलग रूप से प्रदर्शित करते हो। तो ये बात यही न कह रहा है कि हर छात्र को अपनी अपनी गति से आगे बढ़ना होता है, लेकिन जो अधिगम सामग्री तो हर छात्र के लिए एक सी होती है ना, तो सभी छात्रों में एक तरीके से सीखना होता है और अभिक्रमित अनुदेशन में बताए हुए एक रास्ते से ही आगे बढ़ना होता है। और ये इसकी डेमेरिट है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, ये हम जानते हैं डेवलपमेंट के सिद्धांत में कि जो हर एक बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं, उनमें मेरे भाई व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वो अलग अलग उनके मानसिक स्तर होते हैं। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए एक सा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, तो मेरे भाई वो एक साथ नहीं ना सीख पाएंगे। अगर ये क्लास में एक अध्यापक पढ़ाता और क्लास में उसके अलग अलग बच्चे हैं, तो वो अलग अलग मेरे भाई उदाहरण लेता, लेकिन प्रोग्राम तो सबके लिए एक सा हो गया ना, और ये इसकी डेमेरिट हो गई। उम्मीद करते हैं सेकेंड पॉइंट को भी आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट को समझो। कंप्यूटर या मशीन द्वारा शिक्षण होने से कक्षा में जो एक भावात्मक वातावरण बनता है, उसका अभाव हो जाता है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व से अनेक बातों को छात्र को प्रभावित करता है, इसमें प्रभाव का अभाव रहता है। ध्यान से सुनना, अगर ये बताओ कंप्यूटर मशीन में ये बताओ नैतिक भावना होती है? नहीं होती है। अगर मेरे भाई एक अध्यापक है तो वो बच्चों में सही और गलत का भी तो विकास करेगा, उसके नैतिक मूल्यों का विकास करेगा ना। अब कंप्यूटर और मशीनें नैतिक मूल्यों का विकास कर पाएंगी? कहोगे सर जी नहीं कर पाएंगी। तो छोटे बच्चे के लिए जो प्रोग्राम लर्निंग है, एक तरीके से ये इसकी डेमेरिट है। चलो
चलिए अगले पॉइंट को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि इसमें सामाजिक भावना की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को समझो, पहले देखो ध्यान से सुनिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार यहाँ पे छात्र रहेगा, ठीक है, यहाँ पे छात्र रहेगा मेरे भाई। अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार छात्र आगे बढ़ने के प्रयास में व्यस्त रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में सामाजिक भावना का अभाव सा हो जाता है। अगर मेरे भाई बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से प्रतिद्वंदता रखेंगे, तो बताओ सामाजिक भावना का विकास होगा? कहोगे सर जी नहीं होगा। तो मेरे भाई यही इसका एक तरीके से डीमेरिट भी हो गई, एक तरीके से इसका ये लिमिटेशन हो गया। अब अगला पॉइंट समझ लो, फिफ्थ पॉइंट मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि अभिक्रमिक के आरंभ में ही छात्रों की अनुक्रिया गलत होने लगती है तो छात्रों में मोटिवेशन या फिर उनका इंटरेस्ट जो होता है, उनकी रुचि जो होती है वो कम होने लगती है। जिस तरीके से उनका किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी विषय में मेरे भाई इंटरेस्ट या फिर रुचि खत्म हो जाती है। उसके चलिए अब 6 पॉइंट को समझ लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तकनीकी अनुदेशात्मक उद्देश्यों में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो सहायक है। यानी जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये मेरे भाई आपके ज्ञानात्मक पक्ष को, नॉलेजेबल मेरे भाई डोमेन को आप तो समझ जाते हो, उसके ऑब्जेक्टिव को समझ जाते हो, लेकिन इसमें भावात्मक, कौशल और क्रियात्मक उद्देश्यों का कोई स्थान या फिर कोई ध्यान नहीं दिया जाता इसमें। आप मेरे भाई देखो, कहने का मतलब है जो प्रोग्राम लर्निंग है इसमें आपका मेरे भाई मानसिक विकास तो होता है, लेकिन साथ साथ आपका सामाजिक विकास, आपका भावात्मक विकास, आपका कौशल विकास, आपका क्रियात्मक विकास, ये सब नहीं हो पाता। तो ये इसकी एक तरीके से डीमेरिट भी है। चलो अब 7 पॉइंट समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं, देखो कहते हैं ना क्लास में अगर मेरे मान लो कि अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें कम से कम 5 या 6 बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा कम पढ़ने में उनकी रुचि रहती है। इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके इन्वायरमेंट, उनके मेरे भाई जो कि अनुवांशिकता की गलती है। तो उनके कैसा, उनको शुरू से अगर अच्छा पर्यावरण मिला होता, अच्छे उनके पास पड़ोस के लोग, उनके माता पिता तो अच्छे होते हैं, पर अगर वो मेरे भाई एक तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं ज़्यादा दे पा रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा लापरवाह प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये व्यवहारिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं। अगर जिसके घर में थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, बच्चों पे कम ध्यान दिया जाता है। अभी किसी घर में किसी थोड़ा सा पढ़े लिखे ज़्यादा है तो वहाँ के बच्चे थोड़ा सा उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जिन घरों में पढ़े लिखे कम होते हैं वहाँ के बच्चे थोड़ा सा लापरवाह प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और उन बच्चों को आप प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से सिखा रहे हो तो वो बच्चे मेरे भाई अगर क्लास में अध्यापक भी नहीं है तो वो तो लाजमी है कि वो लापरवाह प्रवृत्ति का हो जाए। तो इस प्रकार से ये इसकी डेमेरिट हो गई। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। देखो इतनी बेसिक क्लास कोई नहीं देता मेरे भाई, प्रोग्राम लर्निंग पर इतनी बेसिक क्लास कोई नहीं देगा, सिर्फ इतना बता देगा प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है और क्लास समाप्त हो जाती है। नहीं, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इसकी लिमिटेशन, इसकी डिमेरिट को भी बताया जाता है। उसके साथ साथ अगर मेरे भाई कंटेंट अच्छा लगता है तो अभी कम से कम जितने बच्चे अभी जुड़े हो, अगर इतने भी द परफेक्ट स्टडी को अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आप रेगुलर क्लास करते हो, अपने कॉलेज ग्रुप में अगर शेयर कर देते हो तो मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी सच में द परफेक्ट स्टडी बन जाएगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा अपना भी सपोर्ट करो सच्चे दिल के साथ। और ऐसा नहीं है कि अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो क्लास नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे शेयर भी करते हैं और ऐसा कुछ प्रूव करने की आवश्यकता भी नहीं है। और मुझे उम्मीद भी है कि जो लोग दिल के साफ़ हैं वो तो 100% करते हैं। और ठीक है, और कम से कम आप थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर दिया करो और बता भी दिया करो कि हाँ यहाँ पे क्लास चलती हैं। बस अपने फ्रेंडों के साथ ये थोड़ा सा बता दिया करो कि द परफेक्ट स्टडी से जुड़ो और वहाँ पे क्लासेस लिया करो, क्योंकि अगर आपको समझ में आता तभी आप आगे इसको मेरे भाई ट्रांसफ़र किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। चलो शेयर वेयर कर देना। अब उसके बाद देखो आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे भाई। अब चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होने जा रही है, अभिक्रमित शैलियाँ अथवा प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। देखो प्रोग्रामिंग लर्निंग के प्रकार को हम लोग समझेंगे और यहाँ से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या तो इन दोनों में अंतर पूछ लेगा, रेखीय प्रोग्रामिंग में या फिर मेरे भाई ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में आपको हमेशा अंतर पूछ लेगा, या फिर इन दोनों को अलग अलग पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो ऐसा समझाऊंगा रेखीय प्रोग्राम को और शाखीय प्रोग्राम को कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल बेस बना के इसको समझाऊंगा। ध्यान समझना कि मेरे भाई जो अभिक्रमित शैलियाँ अथवा इनके प्रकार है, यह मुख्यतः 5 से 6 प्रकार हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो मुख्यतः 3 है। और मेरे भाई इन 3 में भी जो इंपॉर्टेंट है वो रेखीय अभिक्रमण और शाखीय अभिक्रमण, इनके जो कि मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ये इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे और आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है,
चलो सबसे पहले हम लोग रेखीय अभिक्रमण को समझते हैं। देखो रेखीय अभिक्रमण को हम लोग वाय अभिक्रमण भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो बीएफ स्किनर साहब है। अच्छा, बीएफ स्किनर इसके प्रतिपादक क्यों है? तो ध्यान से समझना, क्योंकि यह जो मेरे भाई प्रोग्रामिंग है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। और मेरे भाई जो आपके स्किनर साहब हैं ये किस पर जोर देते हैं? तो कहोगे सर जी री पर जोर देते हैं, पुनर्बलन पर जोर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी भी कार्य को सक्रिय रह के ही सीख सकते हो। ये कहते हैं आपके मेरे भाई स्किनर साहब, क्योंकि वो जो कबूतर होती थी वो मेरे भाई यहाँ पे लाल और यहाँ पे नीली बटन लगी रहती थी, उसी पे तो मेरे भाई सक्रिय होकर अपना चोंच मारा करती थी। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, यानी इसमें छात्र कुछ करके सीखते हैं, ये मेरे भाई कहने का अर्थ है। और ऊपर जब मैं आपको बता रहा था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऊपर तो यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो मेरे भाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये पुनर्बलन पर आधारित है। इस यहाँ से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग रेखीय अभिक्रमण को पढ़ रहे हैं, यानी मेरे भाई लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लेना कि देखो इसके प्रतिपादक कौन है? तो बीएफ स्किनर साहब हैं। और यह मेरे भाई प्रोग्रामिंग किस पर आधारित है? तो ऑपरेंट कंडीशन पर आधारित है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो इसको इतना बताने के बाद अभी थोड़ा सा एक पॉइंट और बताऊं, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिर हम लोग रेखीय प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। देखो वास्तव में रेखीय प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पद को पार करते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ पे उसके सामने मेरे भाई कि शिक्षण विषय वस्तु दे दी जाएगी, पाठ्य विषय वस्तु दे दी जाएगी, और वो एक मेरे भाई रेखीय क्रम में वो मेरे भाई कार्य करते हुए एक एक कॉलम को पूर्ण करते हुए फिर आगे वो बढ़ेगा। उम्मीद करती इतना समझे होंगे। अब आ जाओ इसके मेरे भाई प्रक्रिया को तो हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल को देख के समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान सुनना। देखो जब इसका मेरे भाई रेखीय अभिक्रमण के फ्रेमों की जब हम लोग व्यवस्था करते हैं, जब इसका निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले जो भी फ्रेम रहते हैं ना उनको मेरे भाई हम लोग कई कई टुकड़ों में बांट लेते हैं। जो भी आपकी शिक्षण सामग्री रहती है उनको कई फ्रेमों में बांट लेते हैं। उसके बाद एक होता है आपका इंटरिंग बिहेवियर। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आप किसी जो भी बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सर जी इंटरिंग बिहेवियर हम लोग पढ़े थे, यानी पूर्व व्यवहार। आप किसी भी कार्य को करने जाते हो तो मेरे भाई कुछ न कुछ पूर्व में आपके अनुभव रहते हैं, तो वही तो कहलाता है मेरे भाई पूर्व व्यवहार, इंटरिंग बिहेवियर। ठीक है, और एक अंतिम व्यवहार होता है, एंडिंग मेरे भाई बिहेवियर होता है। तो ध्यान से सुनना, जो फ्रेम 1 होता है तो सबसे पहले आप पूर्व व्यवहार के साथ आप फ्रेम 1 को पार करते हो। फिर ठीक है, जैसे फ्रेम 1 को आप कंप्लीट करते हो तो फ्रेम 2 की तरफ जाते हो, फिर फ्रेम 3 की तरफ जाते हो, फिर मेरे भाई चतुर्थ फ्रेम, फिर कि मेरे भाई यहाँ पे 5th फ्रेम की तरफ जाते हो, और फिर लास्ट में एंडिंग बिहेवियर में आप पहुँच जाते हो। तो मतलब ये आपका स्टेप है मेरे भाई रेखीय अभिक्रमण का। एक आप लीनियर वे में आगे बढ़ते हो। अभी कहोगे सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आ जाओ भैया एक एग्जाम्पल और लिया, अब आपके पल्ले बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना कि इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक से समझाऊंगा, उम्मीद करता हूं अब समझ जाओगे। देखो हम लोग रेखीय अभिक्रमण को समझ रहे हैं। अब फ्रेम 1 में हम सबसे पहले ये कहेंगे ना, अभी हम ऊपर पढ़े थे कि मेरे भाई हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो भी विषय वस्तु रहती हैं उनको हम मेरे भाई छोटे छोटे पदों में बांट के बच्चों को सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे फ्रेम 1 में हम लोग क्या करेंगे? सरल रेखा को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सरल रेखा को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बताओ तो कोण को मेरे भाई इस चिन्ह द्वारा, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा प्रदर्शित। तो मेरे भाई आप एक कॉलम पूर्ण कर लिए, इस कॉलम में क्या भरोगे? तो कहोगे सर जी प्रदर्शित भरेंगे। तो आप एक कॉलम को पूर्ण कर लिए और आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि आपका उत्तर सही है। तो आपको रीइंफोर्समेंट मिल गया, यानी पुनर्बलन मिल गया। आप फिर आगे की तरफ बढ़ जाओगे फ्रेम 2 में। ठीक है, कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण। ठीक है, तो न्यून कोण की तरह, ठीक है, न्यून कोण की तरह अधिक तथा सरल कोण के उदाहरण हैं। ठीक है, अधिक कोण तथा सरल कोण भी मेरे भाई कोण के उदाहरण हैं। देखो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ब्लैंक पॉइंट है ना, इनको भरना है। तो देखो कोण कई प्रकार के होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो मेरे भाई लीनियर होते हैं ना, जो लीनियर अभिक्रमण होते हैं इनमें आपको संकेत दे दिए जाते हैं। अभी जब हम इसकी विशेषता को पढ़ेंगे तो ये हमको पता चलेगा। जो लीनियर अभिक्रमण है मेरे भाई, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको संकेत दे दिए जाते हैं, आपको हिंट दे दिए जाते हैं। लेकिन जो ब्रांचिंग होते हैं ना उसमें आपको हिंट नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे देखो, कहोगे सर जी कहाँ हिंट दिया रहा है? देखो यहाँ पे हिंट दिया रहा है कि सरल रेखा को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बताओ कोण, तो मेरे भाई कोण को इस कोण द्वारा क्या किया जाएगा? तो प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे हिंट दे दिया गया
गया कि नहीं दे दिया गया। ये इसी प्रकार फ्रेम 2 में देखो कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो यहाँ पे आपको ये बताओ, यहाँ पे हिंट दे दिया गया कि नहीं दे दिया गया। उसी प्रकार न्यून कोण की तरह मेरे भाई अधिक कोण और सरल कोण भी कोण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई जो एंगल है, जो कोण है, ये आपको हिंट दे दिया गया कि नहीं दे दिया। जैसे ही आप मेरे भाई सही उत्तर दोगे, आप अगले फ्रेम की तरफ आगे चल जाओगे। जैसे अगले फ्रेम में क्या है, जिन कोणों का मान 90 से कम होता है वे न्यून कोण कहलाते हैं। तो अर्थात ये बताओ, अभी देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरे भाई 90 डिग्री का कोण है, अगर 90 डिग्री से अगर मेरे भाई मान लो कम है तो वो न्यून कोण कहलाता है, हम सबको पता है। तो ये बताओ जो 50 अंश के कोण है मेरे भाई, तो बताओ वो क्या कहलाएंगे, तो वो भी तो न्यून कोण कहलाएंगे ना। अब धीरे धीरे हम लोग सरल से जटिल की तरफ जा रहे हैं, तो यही इसका फ्रेम है। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे इतना डिटेल में समझाने के पीछे। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे समझो, जिन कोणों का मान 90 होता है वे सम आगे क्या रहेगा, कोण रहेगा, तो वे समकोण कहलाते हैं। ये कहने का मतलब है इसका लेवल आगे जटिल कर दिया गया है। तो मेरे भाई अगर आपको रेखीय प्रोग्रामिंग के बारे में, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पूछे तो इस तरीके से आप बना भी सकते हो और आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अपने अनुसार भी इसको आप डिजाइन कर सकते हो, अलग कोई टॉपिक लेके। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को समझे होंगे। अब थोड़ा सा मेरे भाई इसकी प्रक्रिया को समझ लो, कॉन्सेप्चुअल वे में आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। देखो, रेखीय प्रोग्रामिंग के अंतर्गत छात्रों को शिक्षण सामग्री की छोटा सा अंश प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको पता है, अभी उदाहरण दिखा दिया तो आपको पता है फ्रेम 1 में एक छोटा सा हम लोग मेरे भाई की एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किए थे ना, छात्र उसे अच्छी तरह से समझकर संबंधित प्रश्न का उत्तर देता है। आपको हिंट दे दिया जाता है, उसे आप समझकर संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हैं। नीचे हम लोग वो डिस्कस किए थे। उसके बाद छात्र का उत्तर सही या गलत होने का ज्ञान कराया जाता है। छात्र को यह बताया जाता है कि आपका उत्तर गलत है या फिर सही है। ये मेरे भाई प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन रहता है कि उसका उत्तर स्वतः ही पता चल जाता है। सही उत्तर है तो उसे पुनर्बलन मिलता है और फिर उसे अगले पद की ओर आगे भेज दिया जाता है। यदि वो मेरे भाई फ्रेम 1 में उसका सही उत्तर आ गया तो फ्रेम 2 की तरफ वो भेज दिया जाएगा। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, एक पद के पश्चात प्रश्न के पश्चात उत्तर पुनर्बलन और फिर दूसरा पद प्रश्न पुनर्बलन चलता चला जाता है जब तक कि वह मेरे भाई अंतिम व्यवहार एंडिंग बिहेवियर की तरफ ना पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं मेरे भाई लीनियर प्रोग्रामिंग को आप लोग समझे होंगे अच्छे से। मेरे भाई जो अपना 100% देके समझाने का प्रयास किया हूं। अब देखो, रेखीय अभिक्रमण की कुछ विशेषताएं होती, इसको समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले एक रेखीय मार्ग, हम लोग समझे थे भैया इसका नाम से ही पता चला ये लीनियर अभिक्रमण है यानी लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो ये एक रेखीय की तरफ चलता है, ना कि ये मेरे भाई डाइवर्ट होकर नहीं चलता। उसके बाद प्रतिपोषण, इसमें तुरंत आपको मेरे भाई फीडबैक दे दिया जाता है। एक समान पथ, हमको पता है कि एक समान पथ में आगे बढ़ता है। सक्रिय छात्र, इसमें जितने भी छात्र रहते हैं वो सक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभाते। नियंत्रित अनुक्रिया, ठीक है मेरे भाई, ये प्रोग्राम द्वारा आपकी जो कि अनुक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, क्योंकि इसमें उत्तर आपको तरह तरह के नहीं होते, सिर्फ एक ही उत्तर होता है। उसके बाद जो छात्र होते हैं वो त्रुटि की संभावना कम होती है। कहोगे सर जी त्रुटि की संभावना क्यों होती है? क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट दे दिया जाता है, ठीक है, इसलिए मेरे भाई त्रुटि की संभावना कम होती है। उसके बाद अगला, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ये मेरे भाई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद स्व अध्ययन, इसमें छात्र स्वयं पढ़ के उसका उत्तर देते हैं। स्पष्ट करने की क्षमता, एक आपको हिंट दे दिया जाता है और दूसरा मेरे भाई आपको खुद से बनाना रहता है, तो इसमें आप स्पष्ट करने की आपको की मेरे भाई क्षमता इसमें डेवलप होती है। पुनर्बलन प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। अगर आपका प्रश्न सही है तो आपको मेरे भाई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है और आप मेरे भाई इसमें अधिक मोटिवेट होकर आगे बढ़ते जाते हो। उम्मीद करते हैं इसकी विशेषताओं को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाओ हम लोग साखी प्रोग्रामिंग या फिर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, जिसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इसे समझते हैं बेसिक से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताओ आप लोग मेरे भाई कि यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग को समझ गए कि नहीं समझ गए। ये एक वे में चलता है, कहने का मतलब है ये मेरे भाई इसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो और ये मेरे भाई कि सरल से विशिष्ट की ओर ये चलता है। सबसे पहले आपको सरल की फ्रेम में दिया जाता है सरल क्वेश्चंस, फिर वो धीरे धीरे उनका लेवल आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से इसे आप लोग समझते रहिएगा। चलिए अब हम लोग की थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई है। क्योंकि देखो सारी चीज़ों को एक साथ कवर करने में क्लास लंबी हो जाती है। जो बच्चे मेरे भाई इतने जुड़े हैं, समझो आप पेशेंस के साथ जुड़े हो, ठीक है, आप ठीक ठाक कर जाओगे, कहने का मतलब है। तो पेशेंस के साथ चीज़ों को समझिए। उसके बाद देखो साखी या आंतरिक प्रोग्रामिंग या ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। इसे भी समझाऊंगा बेसिक से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है क्योंकि बच्चों के ये समझ में नहीं आता। तो देखो मेरे भाई साखी प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक नॉर्मन एक क्राउड साहब थे। उसके बाद ध्यान से सुनना, इसमें प्रभावशाली शिक्षण के अनेक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो भैया,
क्योंकि इसके मैं समझाने वाला हूँ। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, अतः इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अच्छा, ऊपर एक चीज़ मैं यहाँ पे स्किप किया हूँ, शायद ये नहीं बता पाया किसी कारणवश। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ था कि ये मेरे भाई इसे बाह्य प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, छात्र के हाथ में कुछ भी नहीं होता। छात्र के हाथ में मेरे भाई लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे भी इसका उत्तर पहले से डिजाइन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें छात्र को सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई करेक्ट आंसर ही सेलेक्ट करना है, ये आपको लिमिटेशन है, इसलिए इसे बाह्य मेरे भाई अभिक्रमण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, इसे आंतरिक अभिक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छात्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। और छात्र द्वारा क्यों नियंत्रित होते हैं अभी आगे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो नोट करके जो लिखा हो इसे समझ लो। इस प्रकार अभिक्रमण को शाखीय अभिक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी छात्र रेखीय अभिक्रमण की भांति एक पद से दूसरे पद तक बढ़ने के लिए एक ही पद नहीं अपनाते, एक ही रास्ते को नहीं, एक ही पथ को नहीं अपनाते, वरन अपने अपने उत्तरों पर आधारित अलग अलग मेरे भाई रास्ते को अपनाते हुए अंतिम पद तक पहुंचते हैं। अभी लीनियर में हम लोग सिर्फ एक पद को अपनाते थे, एक रास्ते को, लेकिन ब्रांचिंग में हम लोग मेरे भाई एक मुख्य पद तो होता है, लेकिन उसका उत्तर हम तरह तरह के मेरे भाई ऑप्शन से देते हैं। अभी वो एग्जाम्पल के अनुसार उसको बताऊंगा। ठीक है, अभी लास्ट में निष्कर्ष भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, परेशान मत होइए। देखो इसमें सभी पदों को प्रस्तुत करने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इसे अनुक्रिया नियंत्रण छात्र द्वारा होती है। इसमें अनुक्रिया पर नियंत्रण छात्र द्वारा होती है, अतः छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। इतना सब कुछ बता दिया। अब मेरे भाई थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे समझो। अब यहाँ से देखो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा कि मेरे भाई ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है। मुख्य पथ ये भी है, मुख्य पथ ये भी है, कंफ्यूज मत हो ना, अभी समझाऊंगा। ये डायग्राम हवा की तरह लगने लगेगा। देखो सबसे पहले आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन को डिवाइड करके दे दिया जाएगा, क्वेश्चन के लिए शिक्षण विषय वस्तु को। तो ये समझो कि सबसे फर्स्ट में आपको ये दे दिया जाएगा ना कि भारत की राजधानी कहाँ है, और ऑप्शन ए में दे दिया गया भैया, मान लो भैया भारत, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे मेरे भाई मान लो मुंबई हो गया। तो ये बताओ इसमें से आपको सही ऑप्शन क्या टिक करना है, दिल्ली। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप सही ऑप्शन टिक कर दिए, देखो मुख्य पथ है यहाँ पे, अगर आप सही ऑप्शन टिक कर दिए मेरे भाई कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आप तुरंत मेरे भाई सेकेंड पथ पे भेज दिए जाओगे। अगर आप भारत की राजधानी मुंबई सेलेक्ट कर लिए गए, यानी सी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिए गए, तो आपका उत्तर तो गलत है। फिर आपको एक ठो मेरे भाई समय दिया जाएगा कि आप अपने उत्तर को करेक्ट करो। तब आप मेरे भाई मान लो उसका उत्तर दे दिए कि भारत की राजधानी कोलकाता है मुंबई से, फिर वो आपका उत्तर गलत हो गया, तो फिर आपको एक रास्ता दिया जाएगा कि ये बताओ भैया भारत की राजधानी क्या है। तो कहोगे सर जी लास्ट में भारत की राजधानी, आप मेरे भाई उसका निदान भी किया जाता है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो ये बताओ नई दिल्ली, इसका उत्तर सही हो गया, तो आपको सेकंड पे भेज दिया जाएगा। कहोगे सर जी बात तो सही बताए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो। अगर आप मेरे भाई फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ऑप्शन सही क्लिक किए तो आपको सेकंड वाले फ्रेम पे भेज दिया जाएगा, सेकंड लेवल पे। इस प्रकार से आप मेरे भाई फिर अगर सही उत्तर दिए तो आपको थर्ड पे, फिर सही उत्तर दिए फोर्थ पे, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अंतरिम मेरे भाई व्यवहार की तरफ पहुंच जाओगे, यानी आपका जो मुख्य उद्देश्य है वहां तक पहुंच जाओगे। यदि उत्तर गलत देते जा रहे हो तो वो अलग अलग ऑप्शन में डाइवर्ट करके आपको मेरे भाई, जब तक आप सही उत्तर नहीं दोगे तब तक आपको सेकंड फ्रेम पे नहीं भेजेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को समझ गए होंगे मेरे भाई कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग आपकी क्या होती है। अब इसको आप समझ सकते हो कि मेरे भाई इसमें हम लोग अलग अलग रास्तों को अपनाते हुए अंतिम व्यवहार पर चलते हैं, लेकिन जो मेरे भाई रेखीय अभिक्रमण है उसमें एक पद से दूसरे पद में एक ही पद अपनाते हैं, एक ही पथ अपनाते हैं, लेकिन जो शाखाई होते हैं उसमें अलग अलग पथ को अपनाते हैं। अभी देखो मेरे भाई, अब उम्मीद करती इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और समझ लो। देखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है, अगर इसका आप सही उत्तर दे दिए तो मेरे भाई आपको डिफिनेशन पे भेज दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर दिए तो आपको फिर से टेस्ट होगा। तो अगर फिर से टेस्ट हुआ मेरे भाई और आपका रिस्पांस अगर पॉजिटिव आया तो फिर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक पे भेजा जाएगा। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई टॉपिक आपको पढ़ानी जा रही है तो सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे ना। अगर मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ सबसे पहले अवधारणा बताता हूँ ना, फिर डिफिनेशन बताता हूँ, फिर इंपॉर्टेंस बताता हूँ, फिर एडवांटेज बताता हूँ, डिसएडवांटेज, और फिर लास्ट में आप मेरे भाई अंतिम एंडिंग वेरिएबल पे पहुंच जाते हो। उसी प्रकार यदि आप शुरू में ही आप लोग इसका कॉन्सेप्ट बता दिए तो आप डिफिनेशन पे भेज दिए जाओगे। यदि कॉन्सेप्ट आप गलत बताए हो
तब आपको मेरे भाई फिर से आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, और जब तक आप कॉन्सेप्ट सही नहीं बताओगे तब तक इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक पे नहीं पहुंचोगे। उम्मीद करते इतना बुद्धिजीवी हो, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप मेरे भाई मान लो, देखो ध्यान सुनना, अगर आप इंपॉर्टेंस पे पहुंच गए, अब एडवांटेज या डिसएडवांटेज को गलत बता दिए, यानी रिस्पांस नेगेटिव किए, तब भी आप मेरे भाई फोर्थ पे नहीं पहुंचोगे। तो यानी आप जब तक सही उत्तर नहीं दोगे तब तक आप फोर्थ कॉन्सेप्ट पे नहीं जाओगे। उम्मीद करते हैं ब्रांचिंग को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मेरे भाई इसको और नोट पॉइंट करके लिखाऊं, इसे समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्लास लंबी हो रही पर कोई नहीं, अब चीज़ों को समझा रहा हूँ तो कंप्लीट कर ही दूंगा। देखो, शाखाई प्रोग्रामिंग में कमजोर छात्र की अपेक्षा एक प्रतिभाशाली छात्र अंतिम व्यवहार तक जल्दी पहुंच जाता है। कहोगे सर जी बात तो सही है आपकी, अगर कोई छात्र अगर उसका IQ ठीक ठाक है, वो पढ़ने में ठीक ठाक है, तो वो मेरे भाई जल्दी अपने अंतिम व्यवहार की तरफ जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि वह सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ेगा। यदि उसकी अगर कोई बालक की मानसिक स्थिति मेरे भाई, या फिर कहते हैं उसका IQ कम है, या फिर वो मंद बुद्धि का बालक है, तो वो पहुंचेगा अंतिम व्यवहार पर, थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो पहुंच जाएगा। उसके बाद अभिक्रमण की इस शैली में छात्रों की त्रुटि करने की अपेक्षा निदान पर अधिक बल दिया जाता है। छात्र ये नहीं कमजोरियों को लेकर नहीं बैठ जाते, उसको मेरे भाई उपचार, उसका निदान पे हम लोग अधिक बल देते हैं। अब चलो मेरे भाई शाखीय अभिक्रमण की विशेषताओं को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी सीमाओं को, फिर आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। अब देखो, शाखीय अभिक्रमण की विशेषताओं को समझो। शाखीय अभिक्रमण में रेखीय अभिक्रमण की तुलना में प्रत्येक पाठ या फ्रेम में अधिक शिक्षण सामग्री आते हैं। अभी हम लोग जो मेरे भाई रेखीय अभिक्रमण में सिर्फ एक छोटे अंश को, पाठ के एक छोटे अंश को लेते थे, इसमें हम संपूर्ण पाठ को एक फ्रेम में डिवाइड करते हैं, ये कहने का इसका अर्थ है। और ये मेरे भाई अंतर अपने कहीं लिख लेना, या फिर इस नोट्स को अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। इस अभिक्रमण में छात्रों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर होकर अंतिम पद तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। अभी जब आप रेखी को पढ़ रहे थे, तुलना करते हुए समझो, जब आप रेखी को पढ़ते थे उसमें आपको मेरे भाई आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, सिर्फ एक उत्तर दिया जाता था। इसमें अलग अलग उत्तर आपको दिए जाते हैं, उसको आप चूज करते हुए अपने अंतिम व्यवहार की तरफ, अंतिम व्यवहार कहने का मतलब है अपने अंतिम उद्देश्य की तरफ पहुंचोगे। उसके बाद इस शिक्षण सामग्री में छात्रों के समक्ष बहुविकल्प वाले प्रश्न दिए जाते हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई आपको कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके आंसर अलग अलग रहते हैं, उसके ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं। उनको जो ऑप्शन सही रहता है उसको टिक करने पर आप अब मेरे भाई अगले चरण पे पहुंचते हो। गलत अनुक्रिया करने पर छात्र को सही अनुक्रिया करने के लिए अवसर दिया जाता है। जो ऊपर मैं एग्जाम्पल में बताया था, वह अगले पद पर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह अपने पहले मुख्य पद का सही उत्तर नहीं दे पाता। ये ऊपर चीजें मैं बताया हूँ, इसकी विशेषता भी है। उसके बाद देखो, यह अभिक्रमण छात्रों की तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब छात्र मेरे भाई अलग अलग चीजों को अभी कहते हैं, देखो अगर कोई ऑप्शन वाला प्रश्न रहता है ना, तो मान लो अगर मेरे भाई आप ऑप्शन वाला प्रश्न है ना, तो एक प्रश्न में कम से कम 3 प्रश्न क्रिएट होते हैं। एक तो 3 ऑप्शन में मेरे भाई 3 प्रश्न तैयार होते हैं, एक ऑप्शन जो सही है वो तो है ही है। तो कहने का मतलब इसमें छात्र का मेरे भाई मानसिक डेवलप बहुत ज्यादा होता है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें बहुत ज्यादा डेवलप होती है। इस अभिक्रमण में अधिगमकर्ता की रुचि बराबर बनी रहती है, क्योंकि वो तरह तरह के प्रश्न सीखता है, तरह तरह के उत्तरों को देखता है, तो उसकी रुचि बराबर बनी रहती है। यह छात्रों द्वारा नियंत्रित अभिक्रमण है, क्योंकि कहने का मतलब है कि मेरे भाई ये इस प्रोग्राम को छात्र कंट्रोल करते हैं। इसमें तरह तरह के ऑप्शंस रहते हैं, उसको मेरे भाई छात्र कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो लीनियर प्रोग्रामिंग रहता है उसमें छात्र कंट्रोल नहीं करते, ये कहने का अर्थ है। इसमें पृष्ठपोषण तुरंत देने की व्यवस्था होती है। जैसे ही आप कोई ऑप्शन टिक किया, आपको बता दिया जाएगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। इसमें री-इन्फोर्समेंट का मेरे भाई तुरंत इसमें व्यवस्था की रहती है। उसके बाद देखो, यह अभिक्रमण विभेदीकरण क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, उसके बाद समस्या समाधान योग्यता के विकास में सहायक, ये तो मेरे भाई दोनों में कॉमन है। इन चीज़ों को आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम लोग शाखीय अभिक्रमण की कुछ सीमाओं को समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चों को मेरे भाई आप तरह तरह के ऑप्शन दिखाओगे तो वो और कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये मेरे भाई इसकी एक तरीके से लिमिटेशन है, इसकी डिमेरिट है। उसके बाद इसमें पूर्ण विषय वस्तु को समाहित करना कठिन हो जाता है। अब आप बताओ, किसी बच्चे के सामने आप कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, उसके सामने पूरे पाठ को आप मेरे भाई दिखाओगे तो ये तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी डिमेरिट भी हो गई। इस अभिक्रमण के निर्माण में कुशल व प्रशिक्षित शिक्षक व योग्य शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि इसको कोई भी तैयार कर सकता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को। इसको मेरे भाई इसके लिए जो एक प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, बीएड वगैरह के कि मेरे भाई अध्यापक होते हैं, वही इसको तैयार कर पाते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसमें बहुविकल्प वाले प्रश्नों को करने के लिए अनेक बार
छात्र बिना मेरे भाई विषय वस्तु को समझे, बिना पढ़े, केवल अनुमान लगाकर उत्तर दे देता है और उसका उत्तर सही हो जाता है, वो अगले फ्रेम पे भेज दिया जाता है। कहोगे सर जी बात तो सही है, जिसको कहते हैं भैया देसी में अनटुप्पा मार दिया और वो अगले फ्रेम पे भेज दिया जाएगा, उसको नॉलेज तो हुआ नहीं। तो ये इसकी डेमेरिट भी एक तरीके से है। लेकिन लीनियर में क्या होता था, ऑप्शंस उसका जो मेरे भाई है उसके उत्तर जो फिक्स हैं, तो उसका उत्तर तो आपको सही देना ही देना है, उसमें उत्तर आपको नहीं दिखाया जाता, इसमें उत्तर आपको दिखाए जाते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंट है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लो। देखो लीनियर में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना रहता है और एक एक स्टेप को पूरा करके जाना रहता है। लेकिन ब्रांचिंग में आपको क्या है कि फर्स्ट के बाद आप मेरे भाई ऑप्शन टिक करते हो, अगर ऑप्शन सही है तो आपको सेकंड पे भेजा जाता है, फिर थर्ड, इसी तरीके से मेरे भाई। आप कहने का मतलब है आप एक ब्रांच के अनुसार आप आंसर देते जाते हो, फिर आप अंतिम व्यवहार पे पहुंचते हो। इसका भी आप लोग चाहो तो ऐसे डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हैं। अब मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद हम लोग अभिक्रमित अधिगम के निर्माण को समझेंगे और आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। देखो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग क्या है, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट साहब को जाता है और मैथमेटिक्स यूनानी भाषा के मैथिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना। ठीक है, मैथमेटिक्स का तात्पर्य समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण व पुनर्निर्माण में हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों हेतु सुव्यवस्थित प्रयोग से जो विषय वस्तु में निपुणता बताती है। यानी मेरे भाई मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग आपको ये बताती है कि आप किसी भी विषय में कितना आपकी महारत हासिल है, ये मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है। उम्मीद करते हैं इसको भी आप थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा, ये भी एग्जाम में 50 शॉर्ट में कभी कभी पूछ देता है, वरना नहीं भी पूछता। थोड़ा इसको भी अलग से भी तैयार कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे भी समझ लो, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। अभिक्रमित अध्ययन का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो अभिक्रमित अध्ययन की रचना उच्च स्तरीय विशिष्ट कार्य है। देखो इसको कोई भी मेरे भाई प्रोग्राम को कोई भी नहीं डिजाइन कर सकता, ये प्रशिक्षित अध्यापक ही कर सकते हैं इसका डिजाइन। उसके बाद देखो इसकी रचना में मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले तैयारी अथवा आयोजन, उसके बाद रचना या फिर अभिक्रमक लेखन, उसके बाद मूल्यांकन अथवा परीक्षण। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो या फिर मेरे भाई किसी भी चीज़ का निर्माण करो तो आप उसमें 3 चीज़ों को तो करोगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप मेरे भाई जिस चीज़ का निर्माण करने जा रहे हो उसकी तैयारी तो करोगे ना। आप मेरे भाई अगर ब्याह शादी में जा रहे हो तो सबसे पहले आप कपड़ा वपड़ा प्रेस करोगे ना, तो सबसे पहले आप तैयारी करोगे। तो उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई, रचना या फिर अभिक्रमक करोगे। जैसे मान लो आप अगर मान लो आप कोई भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी तैयारी करोगे। उसके बाद तैयारी कर लिए ना तो उसके बाद आप लेखन का कार्य करोगे कि मेरे भाई कैसे कैसे उसको डिजाइन करना है, उसको लेखन का कार्य कर दिए। फिर उस लेखन का आप मेरे भाई परीक्षण या फिर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करोगे कि उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे भाई इसका जो कि कहने का मतलब है निर्माण तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं भैया अब ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट में कुछ चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ। देखो अभी इसका नोट्स जो बच्चे मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी का 99 रुपये पे करके नोट्स लिए हैं उनको मेरे भाई व्हाट्सअप पे ये सेंड कर दिया जाएगा। अभिक्रमित अधिगम मेरे भाई प्रोग्राम लर्निंग या फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का आपको ये नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। इसके पहले माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन टीचिंग का आपको नोट्स सभी बच्चों को दे दिया गया है। जो भी पैडागोजी वाले सेक्शन है उसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं वो 99 रुपये पे करेंगे इस नंबर पे और उसके बाद व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके इस नंबर पे मेरे भाई पे करेंगे और नोट्स ले लेंगे। आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो सबके लिए नोट्स अवेलेबल हैं चारों पेपर के। तो आप मेरे भाई 99 रुपये पे करके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं अपनी पढ़ाई मेरे भाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। मोटिवेशन के साथ कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आप रात में सो के उठे और आप सफल हो गए, नहीं। आप मेरे भाई लगातार, अगर ये नहीं कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़े और एक दिन 0 घंटा पढ़े, कुछ भी नहीं। आप अगर एक दिन अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो, सेकेंड दिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कम से कम आप पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि गैप मत दो मेरे भाई, लगातार अपनी मेहनत करते रहो। देखना आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में ज़रूर सफल बनोगे। पर आप मेरे भाई प्रयास करना मत छोड़ना, ठीक है। अगर आप जब तक मेरे भाई आपके अंदर जी जान है, आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तब तक आप प्रयास करना मत छोड़ना, लगे रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बीएड कर रहे हो, आगे की तैयारी और आपकी मेरे भाई सुगम हो, मैं यही उम्मीद करता हूं। जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा आपके लिए मेरे भाई, ठीक है। चलो अगर आपके मन में कोई डाउट वाउट हो तो नीचे इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई देने का प्रयास भी करूँगा। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, द परफेक्ट स्टडी। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो द परफेक्ट स्टडी को, ठीक है। क्योंकि अब लोगों को मैसेज भी आने लगते हैं कि सर आप ऐसा करो कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, या फिर सर आप हमारी संस्था में आ जाओ, सर आपको कोई बड़ा संस्था ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा शेयर करो, थोड़ा इसका भी मान सम्मान बढ़ाओ, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखिए, ईमानदारी के साथ जहाँ रहिए,
सुरक्षित रहिए, अपना व्यक्तित्व का मेरे भाई अच्छा विकास करिए, ठीक है। जो भी आपके साथ हो सुरक्षित महसूस करें। और मेरे भाई आप टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर का एक गुण होना चाहिए कि सबका साथ दे मेरे भाई, और मेरे भाई निष्पक्ष दिल का रहे, कहने का मतलब है साफ दिल का रहना चाहिए वो। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं एक बार सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूँगा। कहोगे सर जी क्लास तो बहुत लंबी हो गई है, पर एक बार रिवीजन करा दूं यार, ठीक है, ताकि चीज़ें आप भूलो मत, क्योंकि क्लास लंबी हो गई है। अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें मेरे भाई प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, और ये मुख्यतः दो भागों में इसको बांटते हैं। सबसे पहले एक है मेरे भाई लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग हम एक रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, और जो ब्रांचिंग होती है उसका उत्तर मेरे भाई हम कई तरीके से देते हुए आगे बढ़ते हैं, अंतिम व्यवहार पर जाते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन को, या आखिर होता क्या है, अभिक्रमित अधिगम क्या होता है, सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। अपना ख्याल जरूर रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।